हेलो स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप को, और आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है बेटा, हमें ऑब्जेक्ट की हाईली मैग्नीफाइड इमेज मिलती है। सिंपल माइक्रोस्कोप में हमें मैग्नीफाइड इमेज मिल रही थी, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें क्या मिलेगी, हाईली मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। तो हम यही कहेंगे, इट इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू गेट द हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो क्या बताओगे, इट इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट it is the optical instrument which is used to get the highly magnified images, to get the highly magnified images of ऑब्जेक्ट्स। क्लियर। ऑब्जेक्ट्स की अगर आप हाईली मैग्नीफाइड इमेज लेना चाहते हो तो आपको जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ेगा, उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर। अब बात आती है बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कंस्ट्रक्शन की। अब मेरी बात समझिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं और दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, कॉन्वेक्स होते हैं। ध्यान रखना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। तो देखिए क्या बताएंगे, इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज, टू कॉन्वेक्स लेंसेज, जिसमें वन इज टुवार्ड्स द आई, वन इज टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट, वन इज टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट, that is known as objective lens, that is known as objective lens, and other is towards the eye, other is towards eyes, is known as eye lens. क्लियर। जिसमें से एक ऑब्जेक्ट की तरफ होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस बोलते हैं, एंड अदर इज टुवार्ड्स द आईज। दूसरा कहाँ होता है, आईज की तरफ होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, आई लेंस बोलते हैं। और बेटा बहुत ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्ट लेंस स्मॉल अपर्चर स्मॉल फोकल लेंथ का होता है। ऑब्जेक्ट लेंस जो है वो स्मॉल अपर्चर और स्मॉल फोकल लेंथ का होता है। कभी भी आप ध्यान रखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होगा बेटा, स्मॉल अपर्चर और स्मॉल फोकल लेंथ होती है। दैट इज स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ। क्लियर। और वहीं जो आई लेंस होगा बेटा, वो आई लेंस क्या होता है बेटा, लार्ज अपर्चर, क्या होता है, लार्ज अपर्चर एंड मॉडरेट फोकल लेंथ, एंड मॉडरेट फोकल लेंथ। मॉडरेट का मतलब क्या है, मीडियम, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत ज़्यादा कम। तो ये ध्यान रखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो स्मॉल अपर्चर और स्मॉल फोकल लेंथ का होता है, और वहीं जो आई लेंस होता है बेटा वो क्या होता है, लार्ज अपर्चर और मॉडरेट फोकल लेंथ का होता है।
क्लियर, दैट इज लार्ज अपर्चर एंड मॉडरेट फोकल लेंथ। फिर है क्या बेटा, सिचुएशन सुनिए। फिर दोनों के दोनों लेंस दो ब्रास ट्यूब के एंड पे फिटेड होते हैं। तो अब यहां से एक चीज क्लियर हुई कि जो ऑब्जेक्ट लेंस होगा वो स्मॉल अपर्चर और स्मॉल फोकल लेंथ का होगा, और वहीं जो आई लेंस होगा वो कैसा होगा बेटा, लार्ज अपर्चर और मॉडरेट फोकल लेंथ का होगा। होंगे दोनों के दोनों कॉन्वेक्स। क्लियर। अब सिचुएशन क्या है बेटा, दोनों के दोनों लेंस दो ब्रास ट्यूब के एंड्स पे फिट कर दिए जाते हैं। मान लीजिए ये एक ब्रास ट्यूब है और ये मान लीजिए दूसरी ब्रास ट्यूब है। क्लियर, दोनों के दोनों लेंसेज को हमने दो ब्रास ट्यूब के एंड्स पे फिट कर दिया। और बेटा ये ब्रास ट्यूब एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकती हैं बाय यूजिंग द रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। अब बेटा रैक और पिनियन अरेंजमेंट क्या है, आप इस स्क्रू को जैसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होगा, दोनों ट्यूब एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगी और दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन चेंज हो सकता है। मतलब इस स्क्रू को हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन क्या हो सकता है बेटा, चेंज हो सकता है। इसे बोला जाता है रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। तो ये तो क्या है, ये तो है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, कैसा है, स्मॉल अपर्चर स्मॉल फोकल लेंथ। और ये क्या है आपका आई लेंस है, कैसा है, लार्ज अपर्चर एंड मॉडरेट फोकल लेंथ। होगा क्या, बोथ द लेंस आर फिटेड, बोथ द लेंस आर फिटेड कोएक्सियली at the ends of two brass tube, at the ends of two brass tubes which can move over each other, which can move over each other by using रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। ये एक वर्ड ध्यान रखना बेटा, बाय यूजिंग रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट क्या है बेटा, ये स्क्रू मतलब इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके दोनों लेंसेज के बीच का क्या कर सकते हैं, सेपरेशन चेंज कर सकते हैं। विच कैन मूव ओवर ईच अदर बाय यूजिंग द रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। क्लियर। तो देखो दो हेडिंग्स कंप्लीट हो गई। पहली बात तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या, सिंपल बताएंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो हमारी आईज की हेल्प करे। विच इज यूज टू गेट द हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो किस लिए यूज हो रहा है, विच इज यूज टू गेट द हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बताओगे बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस। किससे मिलके बना हुआ है, दो कॉन्वेक्स लेंस से मिलके बना हुआ है। जो कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होगा विच इज नोन एज ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो लेंस आंख की तरफ होगा उसे क्या कहेंगे बेटा, आई लेंस कहेंगे। क्लियर। आपका जो ऑब्जेक्ट लेंस है वो स्मॉल अपर्चर और स्मॉल फोकल लेंथ का होगा, वहीं जो आपका आईज लेंस है वो क्या होगा बेटा, लार्ज अपर्चर और मॉडरेट फोकल लेंथ का होगा। क्लियर। फिर क्या बताओगे, दोनों के दोनों लेंस दो ब्रास ट्यूब के एंड्स पे फिटेड होंगे कोएक्सियली। कोएक्सियली मींस क्या है, दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस सेम होंगी। और ये क्या है, एक ये दोनों ब्रास ट्यूब एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकती हैं। और कैसे मूव कर सकती हैं, बाय यूजिंग द रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। हम रैक और पिनियन अरेंजमेंट का यूज करके दोनों को एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज रे डायग्राम। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, रे डायग्राम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है।
अगर आपका रे डायग्राम गलत है तो इसका मतलब आपका गलत होंगे रिजल्ट, आगे सारा क्वेश्चन गलत होगा। और अगर आपका रे डायग्राम सही है तो आगे तक सारा का सारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होने वाला है। क्लियर? तो देखिए हम बात करते हैं बनेगा कैसे रे डायग्राम। आप ध्यान रखना, दो लेंस होंगे, ऑब्जेक्ट और आइज लेंस। आप दोनों को साथ नहीं बनाना रे डायग्राम के लिए। आप रे डायग्राम के लिए इनिशियली सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट लेंस लेके चलना। क्लियर बेटा? मान लीजिए ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट लेंस है। क्लियर? दिस इज द ऑब्जेक्ट लेंस। और बेटा क्या कर लेना, इसकी लंबी सी प्रिंसिपल एक्सिस ले लेना। क्लियर? और इसके ऑप्टिकल सेंटर को मान लो C1। इसके ऑप्टिकल सेंटर को हमने क्या मान लिया, C1 मान लिया। अब देखिए ऑब्जेक्ट लेंगे AB, जो इनिशियल स्टेज पे ऑब्जेक्ट लेंगे वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, AB होगा। अब बेटा इस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना लो कॉन्वेक्स लेंस के लिए। बेटा रियल इमेज कैसे बनेगी, रे चलेगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, और देखिए दूसरी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और आप जहां चाहेंगे वहां कन्वर्ज करो और आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। जहां आप इमेज बनाना चाहो वहां आप इमेज बना सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसको कन्वर्ज करता हूं, और कन्वर्ज करके और मान लीजिए हमारी इमेज बनी यहाँ पे। क्लियर? तो ये हमारी इमेज बनी, और मान लीजिए बेटा ये इमेज है आपकी A डैश B डैश। ये इमेज क्या है आपकी, दैट इज A डैश B डैश। मैंने इस इमेज को नाम दे दिया, हमारी इमेज हो गई दैट इज A डैश B डैश। क्लियर? अब बेटा ये जो इमेज है, ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी फॉर द सेकंड लेंस, आई लेंस। तो अब आप क्या करोगे बेटा, आप जो A डैश B डैश है इसको एज ए इमेज डील करोगे फॉर द आइज लेंस। और अब आप दूसरा लेंस इस तरह से बनाओगे कि दोनों रेस दूसरे लेंस के अंदर हों। तो देखिए हमारी दूसरे लेंस की बात है, और ये हमारा क्या हो गया बेटा, सेकंड लेंस हो गया। दिस इज द सेकंड लेंस विच इज नोन एज आई लेंस। O मीन्स ऑब्जेक्ट लेंस और E मतलब आइज लेंस। और बेटा इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो ऑप्टिकल सेंटर रहेगा C2। और कंडीशन क्या होगी, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को AB को देख पा रहे हैं तो इसका मतलब हमें डीलिंग करनी है इन्हीं दोनों रेज के साथ। ये दोनों रेज आई, और अब देखिए यहां इमेज बननी है तो इससे रे चलेगी, और इससे रे चल के, और आप क्या करोगे, इसकी टिप को टच करती हुई रे ड्रा करोगे। टिप से टच करती हुई रे आएगी, और जहां आप चाहोगे वहां इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ इमेज बननी है, तो यहाँ इमेज कैसे बननी है, ये इस तरह से इमेज फॉर्म होगी। ये इस तरह से क्या हो जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी। और पहला लेंस रियल इमेज बनाएगा और दूसरा लेंस क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज। और दूसरी इमेज को बोलेंगे A डबल डैश B डबल डैश। क्या बोलेंगे, A डबल डैश और B डबल डैश। अब मेरी बात बहुत क्लियरली समझिए, एग्जैक्ट रे क्या पाथ क्या था, एग्जैक्ट रे यहाँ से चली इस तरह से, ठीक है, ये यहाँ से आई इस तरह से, फिर ये इस लेंस पे आई इस तरह से, और यहाँ से डाइवर्ट हुई इधर। तो ये रे एग्जैक्टली यहाँ से और यहाँ पहुँची आइज में। क्लियर? और इस तरह से आइज को क्या लगा, वर्चुअल इमेज मिली। तो एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट तो है AB, और फाइनल इमेज है A डबल डैश B डबल डैश। बस A डैश B डैश क्या है बेटा, A डैश B डैश आपकी इंटरमीडिएट इमेज है, जो ऑब्जेक्ट लेंस के लिए तो इमेज का काम कर रही है, और जो आइज लेंस के लिए किसका काम कर रही है बेटा, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। और बेटा मैग्नीफाइंग पावर लेने के लिए सिंपल करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर आई लेंस का लेते हैं,
ए डैश बी डैश ने जो एंगल बनाया, ये एंगल, इस एंगल को मान लीजिए बीटा, और बेटा ऑब्जेक्ट को इसके बराबर शिफ्ट करके लाइए। ऑब्जेक्ट को इसके बराबर में शिफ्ट करके लाया तो मान लीजिए दैट इज A1 B डबल डैश, और यहां से जो एंगल बना, इस एंगल को मान लीजिए बेटा अल्फा। इस एंगल को क्या मान लीजिए? अल्फा मान लीजिए। अब रे डायग्राम क्लियर हुआ? देखो फिक्स हैं कुछ चीजें, ये ऑब्जेक्ट लेंस, ये आईज लेंस। ऑब्जेक्ट लेंस का ऑप्टिकल सेंटर C1, आई लेंस का ऑप्टिकल सेंटर C2। इनिशियल ऑब्जेक्ट AB, उसकी जो पहली रियल इमेज बनी वो A डैश B डैश। A डैश B डैश आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट, और फाइनल इमेज बनी A डबल डैश B डबल डैश। A डबल डैश B डबल डैश का जो एंगल बना ऑप्टिकल सेंटर पे वो बीटा, मैंने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया A1 B डबल डैश, और इसका जो एंगल बना वो क्या आ गया? आपका अल्फा आ गया। क्लियर? अब बात करेंगे मैग्नीफाइंग पावर। यस, समझिए, बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर। और सुनिए, मैग्नीफाइंग पावर को सेम उसी तरीके से डिफाइन कर देंगे, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इमेज। अब देखिए, अगर मैं यहां पे बात करूं तो एंगल ऑफ इमेज है बीटा और एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट है अल्फा। तो देखिए क्या बताएंगे, आप यहां पे लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, किस किस का? रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इमेज टू द एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट टू द एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। कहां पे? एट द ऑप्टिकल सेंटर, एट द ऑप्टिकल सेंटर। लेकिन कब? व्हेन ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। व्हेन ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर एट least distance of vision, both are at least distance of vision for the eyes। क्लियर? मैग्नीफाइंग पावर हो गई। और सुनिए, यहां पे भी सेम स्नैरियो हो सकता है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बने, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बने तो आगे आप इनफाइनाइट पे छोड़ दोगे, और उस टाइम पे क्या लिखा जाएगा? ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन वेयर एज इमेज इज एट इनफाइनाइट। देखो मैंने यहां पे लिख दिया व्हेन ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी तो उस टाइम पे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन एंड इमेज इज एट इनफाइनाइट। फिर सेम पॉइंट आएगा, इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो उस टाइम पे आपका टेंजेंट बीटा नियरली इक्वल टू बीटा होगा, और आपका टेंजेंट अल्फा नियरली इक्वल टू अल्फा होगा, और इस तरह से मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी टेंजेंट बीटा ओवर टेंजेंट अल्फा। मार्क कर देंगे इक्वेशन 1। क्लियर? और अब बेटा जस्ट हमने क्या करना है, टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए आगे हम इसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, दैट इज टेंजेंट बीटा एंड टेंजेंट अल्फा। तो थोड़ा सा साइड में स्लाइड कर रहा हूं और आगे चल रहे हैं, दैट इज फॉर टेंजेंट बीटा एंड टेंजेंट अल्फा। यस, देखिए नेक्स्ट कंटिन्यूटी में चल रहे हैं आगे, और हमें वैल्यू चाहिए टेंजेंट बीटा की और टेंजेंट अल्फा की। तो देखिए टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा के लिए हम
दोनों की वैल्यू निकालते हैं, टेंजेंट बीटा की भी और टेंजेंट अल्फा की भी। क्लियर? तो देखिए अब सबसे पहले टेंजेंट बीटा के लिए बात करते हैं, और टेंजेंट बीटा के लिए मैं ये ट्राइंगल ले लूं, ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू। भाई यहाँ ये ए डबल डैश है, ये बी डबल डैश है, और ये क्या है सी टू। यहाँ से टेंजेंट बीटा निकल जाएगा। तो देखना रेफरेंस देते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू। रेफरेंस दिया, ट्राइंगल ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू, और यहां से किसकी वैल्यू आई, यहां से वैल्यू आई हमारी दैट इज टेंजेंट बीटा। और टेंजेंट बीटा किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश, और बेस क्या है बेटा, बेस है दैट इज सी टू बी डबल डैश। क्लियर? फिर इसी तरह टेंजेंट अल्फा के लिए ट्राइंगल ले लेंगे, दैट इज ए वन बी डबल डैश सी टू। तो देखिए दूसरा बात करते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ए वन बी डबल डैश सी टू, बी डबल डैश सी टू, और किसकी वैल्यू आएगी, टेंजेंट अल्फा। और सेम वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए वन बी डबल डैश, दैट इज ए वन बी डबल डैश, और अपॉन क्या आ गया, सी टू बी डबल डैश। लेकिन बेटा एक चीज समझिए, जो आपका ए वन बी डबल डैश है वो किसके बराबर है, ए बी के ही तो बराबर है। मैंने ऑब्जेक्ट को ही तो शिफ्ट किया था, तो आप रेफरेंस में डाल देंगे, क्योंकि ए बी बराबर है ए वन बी डबल डैश, और इसलिए मैं ए वन बी डबल डैश की जगह ए बी लिख रहा हूं, ए बी, और अपॉन क्या आ गया बेटा, सी टू बी डबल डैश। क्या आ गया, सी टू बी डबल डैश। और अब हम दोनों वैल्यूज को इक्वेशन वन में रख रहे हैं, टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा। और अब देखिए क्या बनेगा, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन। वैल्यूज को हम कहां रख रहे हैं, इक्वेशन वन में रख रहे हैं। तो चलो वैल्यूज को इक्वेशन वन में रखते हैं। वैल्यूज को इक्वेशन वन में रखते ही देखिए, टेंजेंट बीटा की वैल्यू हमारे पास है, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू हमारे पास है। तो देखिए क्या आएगा, देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर टेंजेंट बीटा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन क्या आ गया, सी टू बी डबल डैश, टेंजेंट अल्फा ए बी, और ये पलट के ऊपर चला जाएगा सी टू बी डबल डैश। बेटा इससे ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो कुल मिला के क्या बच गया, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी बच गया, अपॉन क्या बच गया, ए बी बचा। क्लियर हुआ यहां तक? भाई हमारा जो सी टू बी डबल डैश है वो सी टू बी डबल डैश से कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचा, ए डबल डैश बी डबल डैश इंटू ए बी। और अगर मैं इसको ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई करूं और ए डैश बी डैश से डिवाइड करूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ना है। भाई मैं इसको ए डैश बी डैश से बेटा मल्टीप्लाई कर देता हूं और ए डैश बी डैश से ही क्या कर देता हूं, डिवाइड। और अब सब कुछ मल्टीप्लाई में है, तो देखिए ये आ जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश। मल्टीप्लाई में ही तो था, सफलिंग कर दी बस, इसके नीचे ये लिख दिया, इसके नीचे ये लिख दिया। क्लियर? और अब देखिए बेटा, ये अपने आप में हो गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, और ये हो गया बेटा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस। दोनों आ गए, एम ओ आ गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, और एम ई आ गया दैट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस। क्लियर? और अब समझिए भाई कैसे आया वो देखिए। ऑब्जेक्ट लेंस के लिए
इमेज ए डैश बी डैश अपॉन ऑब्जेक्ट ए बी, तो इसलिए ये तो हो गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। और ये देखिए ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ये अपने आप में क्या हो गया, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस। तो देखिए यहाँ पे एम ओ और एम ई आया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ, तो क्या बताओगे, सबसे पहले बताओगे मैग्नीफाइंग पावर ऑब्जेक्ट लेंस, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस MO। और बेटा मैग्नीफाइंग पावर बेसिकली क्या हो सकती है, इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। बेटा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u और इमेज का v, और बेटा ऑब्जेक्ट लेंस है इसलिए हम इसको कह दें दैट इज VO बाई UO। क्या कह सकते हैं, दैट इज VO बाई UO कह सकते हैं। और ये बेसिकली किसके बराबर हो सकता है, ये बेसिकली बराबर हो सकता है 1 माइनस VO बाई FO। चाहे ये रिजल्ट यूज कर दो और चाहो तो ये रिजल्ट यूज कर दो, एक ही बात है, दैट इज 1 माइनस VO बाई FO। FO मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। दूसरा आएगा बेटा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस, जिसको हम क्या कह रहे हैं ME। और बेटा बेसिकली ME भी किसके बराबर होगा, ME बराबर होगा VE बाई UE। देखो अगर मैं ME की बात करूं तो मैग्नीफाइंग पावर आई लेंस की मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, VE बाई UE होगी। और जो हम बेसिकली अभी अभी पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा था 1 प्लस D बाई F, और ये आई लेंस है तो D बाई F E कह देंगे, दैट इज आई लेंस। और इस तरह से हमारी फाइनल मैग्नीफाइंग पावर आ गई। मैं MO की वैल्यू रख रहा हूं, चाहे ये रखो चाहे ये रखो, एक ही बात है, चाहे तो VO बाई UO कर दो, चाहे 1 माइनस VO बाई FO कर दो, आपकी मर्जी है। 1 माइनस VO बाई FO और इनटू क्या आ जाएगा 1 प्लस D बाई FE, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस। और इस तरह से ये क्या आ गया बेटा, आपका मैग्नीफाइंग पावर आ गई, किसकी मैग्नीफाइंग पावर आई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। और एक चीज़ क्लियर करिए, मैंने इसको हाईली मैग्नीफाइड इमेज क्यों बोला था, क्योंकि बेटा कुछ मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्ट लेंस करेगा और कुछ मैग्नीफिकेशन आई लेंस करेगा, और नेट मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो ध्यान रखना मैग्नीफाइंग पावर आप चाहो तो VO बाई UO इंटू 1 प्लस D बाई FE। ये कंफ्यूज मत होना, O मतलब ऑब्जेक्ट लेंस और E मतलब आई लेंस, क्योंकि दो लेंस है ना, वन इज ऑब्जेक्ट लेंस एंड अदर वन इज आई लेंस। तो आप एक बार रिपीट करके देख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली हेडिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूसरी हेडिंग कंस्ट्रक्शन, तीसरी हेडिंग रे डायग्राम, और चौथी हेडिंग आई आपकी मैग्नीफाइंग पावर। और ये क्या आ गए, आपके रिजल्ट आ गए, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर। और ये मैग्नीफाइंग पावर कहाँ पे आई है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे, तो इसका मतलब ये क्या है, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है। यस देखिए एक बार रिपीट करते हैं, हमारे पास अभी अभी जो मैग्नीफाइंग पावर आई है, यस नोट में डालेंगे, नोट में क्या डालेंगे, सेम तरीके से डिस्कस करेंगे, दैट इज मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कह सकते हैं, या आई इज फोकस्ड एट नियर पॉइंट। तो पहला क्या आएगा, मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्या है आपका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, बात कर रहे हैं किसकी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पहला पॉइंट आया
eyes focused at near point, eyes focused at near point, जिसको हमने कहा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। और ये हमारा अभी अभी आया मैग्नीफाइंग पावर आई एम, और बेसिकली किसके बराबर आई, एम ओ इंटू एम ई, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस इंटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस। फिर हमारे एम ओ की वैल्यू आई वी ओ बाई यू ओ और इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई, ठीक है। और इसको चाहो तो हम लिख सकते हैं, क्या रिजल्ट यूज किया हमने, दैट इज 1 माइनस वी ओ बाई एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। और बेटा ये जो रिजल्ट हैं, तीनों ही रिजल्ट, यहां पे ये जो रिजल्ट हैं, तीनों ही रिजल्ट अपने आप में हम इसको क्या कह सकते हैं, दैट इज मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। ये क्या है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। ये अपने आप में क्या है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू है, किसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैग्नीफाइंग पावर की। और ये कब होगी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड, मतलब जब आई इज फोकस्ड एट नियर पॉइंट, या इसको क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन भी बोल दिया जाता है। क्लियर। और दूसरा आता है बेटा, व्हेन आईज आर फोकस्ड एट इनफाइनाइट। दूसरा है दैट इज आईज आर फोकस्ड एट इनफाइनाइट। मान लो आईज कहां पे फोकस हैं, इनफाइनाइट पे फोकस हैं, और इसको बोला जाता है दैट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट, दैट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट। और इस केस में भी क्या आएगा बेटा, सेम रहेगा, मैक्सिमम जो मैग्नीफाइंग पावर है वो क्या रहेगी, एम ओ इंटू एम ई रहेगी। क्या रहेगी बेटा, एम ओ इंटू एम ई। और क्या आ जाएगा, इसको कह सकते हैं वी ओ बाई यू ओ, ये तो सेम है। और बेटा जो ये आपका 1 प्लस डी बाई एफ ई था ना, जैसे हम पिछले लेक्चर में सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था, ये 1 प्लस डी बाई एफ ई की बजाय सिंपल क्या हो जाएगा बेटा, डी बाई एफ ई हो जाएगा। क्लियर। और इसको आप चाहो तो क्या कह सकते हैं, ट्यूब की लेंथ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एल अपॉन एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई। यहां पे क्या आया बेटा, एल आया, लेंथ ऑफ द ट्यूब। लेंथ ऑफ द ट्यूब का मतलब क्या है, द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आईज लेंस, द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आईज लेंस, उसे क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ द ट्यूब कहा जाता है। तो देखिए ये 3 रिजल्ट आए हमारे पास, और इस बार ये जो तीनों के तीनों हमारे रिजल्ट हैं, ये अपने आप में क्या है, दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर। ये अपने आप में क्या है, दीज आर द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। क्लियर। और यहां पे ध्यान रखना, एल क्या है, लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब बता दीजिए, या इसको कह सकते हैं सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आई लेंस। सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आईज लेंस, ऑब्जेक्ट
एंड आई लेंस, दोनों के बीच का सेपरेशन है ऑब्जेक्ट और आई लेंस के बीच का। रिजल्ट आपको ध्यान होने चाहिए। देखो जैसे आपके सिंपल माइक्रोस्कोप में थे मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे है मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर है। ठीक है, दैट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। हमेशा नॉर्मल एडजस्टमेंट में मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर आएगी, फोकस्ड के केस में क्या आएगी आपकी मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर आएगी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वी नीडेड ए मैग्निफिकेशन ऑफ 375 फ्रॉम ए माइक्रोस्कोप ऑफ ट्यूब लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो अब देखिए हम कहते हैं, क्वेश्चन है वी नीडेड ए मैग्निफिकेशन ऑफ we needed a magnification of magnification of 375 from a microscope of tube length, from a microscope of tube length 15 सेंटीमीटर। क्लियर? एंड क्या है? एंड ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 0.5 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 0.5 सेंटीमीटर। और क्या है? व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ आईज लेंस? व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस? व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस? आई लेंस की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? क्लियर? और अब मेरी बात यहां पे सुनिए, आप इसको बता सकते हैं कि जो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की है वो स्मॉल है। और बेटा जब फोकल लेंथ स्मॉल होती है तो बेसिकली आपका रिजल्ट यूज हो सकता है। देखो ये L/FO ये आप यहां भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ये रिजल्ट यहां पे आया, ये रिजल्ट यहां पे भी आ सकता था। दैट इज L/FO इंटू 1+D/FE। मतलब ये जो VO/UO है ये बेसिकली मैंने L/FO लिखा है। तो आप सेम रिजल्ट यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन की बात कर रहा है और उसको मैग्नीफाइंग पावर दी है, तो यहाँ पे आप लिखिए, क्या लिखोगे? मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर होता है? आपका ये रिजल्ट है दैट इज VO/UO इंटू 1+D/FE। ये रिजल्ट हो सकता है दैट इज L/FO। क्या हो सकता है? दैट इज L/FO। और साथ में क्या आ जाएगा? दैट इज 1+D/FE। अब बेटा आपको क्या दिया है? L दिया है, FO दिया है, D हमें पता है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, और आपका क्या आ जाएगा? दैट इज FE की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप क्या बताओगे? मैग्निफिकेशन दिया है आपको 375। क्लियर? दैट इज ट्यूब की लेंथ दी है ट्यूब की लेंथ है 15 और आपका फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ है 0.5। 1 प्लस लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन है 25 और हमें किसकी वैल्यू बतानी है बेटा? FE की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इधर आएगा तो 1 माइनस में, और इस तरह से आपका FE आ जाएगा दैट FE इज इक्वल टू 25 अपॉन क्या आएगा? दैट इज
11.5 आ जाएगा सॉल्व करके देखेंगे तो। और इस तरह से एफ ई आ गया आपका 2.2 सेंटीमीटर। दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस रिक्वायर्ड। दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ये आपकी फोकल लेंथ हो गई, किसकी फोकल लेंथ हो गई? आई लेंस की। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना, ये यहाँ भी हो सकता है L बाई एफ ओ, और ये यहाँ भी हो सकता है 1 माइनस वी ओ बाई एफ ओ। तो बेसिकली हमने चार रिजल्ट शो करने थे। यहाँ पे एक रिजल्ट और शो करना था L बाई एफ ओ, और यहाँ पे भी एक रिजल्ट और। तो चार करने थे। बेसिकली हमने 3 में कंक्लूड कर दिया। इसीलिए मैंने ये न्यूमेरिकल यहाँ पे कराया है कि आपको ये ध्यान रहे कि ये जो ट्यूब की लेंथ वाला रिजल्ट है, ये हम इनफाइनाइट की बजाय अपनी जो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो इतना नोट कर लेंगे बेटा, बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।